देश दुनिया में उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के रूप में होती है, लेकिन अब बीजेपी सरकार प्रदेश को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाने को लेकर गंभीरता के साथ काम कर रही है। राज्य के सीएम का दावा है कि आने वाले वक्त में देवभूमि के साथ ही प्रदेश की पहचान खेल भूमि के रूप में भी की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि देवभूमि उत्तराखंड खेल भूमि बन रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें 23 खेल एकेडमी स्थापित की जाएगी। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल सुविधा विकसित की जा रही है। अब ऐसे में राष्ट्रीय खेलों जैसे आयोजनों की भी सफलतापूर्वक मेजबानी की जा चुकी है। अब खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति के तहत सरकारी नौकरी, वित्तीय सहायता और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। देश दुनिया में उत्तराखंड की पहचान जहां देवभूमि, सैन्य भूमि के रूप में, वहीं अब खेल भूमि के रूप में भी पहचान मिल रही है। राज्य सरकार और खेल संघों के संयुक्त प्रयासों से यहाँ खेलों के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन शामिल है। उत्तराखंड में अब हॉकी, शूटिंग, साइकिलिंग और जल क्रीड़ा जैसे विभिन्न खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम और सुविधाएं उपलब्ध हैं। बीजेपी सरकार के मुखिया का कहना है, उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय और उत्तराखंड का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने खेलों के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अनेक माध्यमों के माध्यम से आज हमारे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में सांसद खेल प्रतियोगिता भी प्रारंभ हो रही है, खेल महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। यहाँ हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी के संयोजन में ये खेल महोत्सव का आज प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को, छात्रों को, छात्राओं को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। देवभूमि उत्तराखंड की ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा है कि वो प्रदेश को खेलों की भूमि के रूप में पहचान दिलाकर ही रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बीजेपी सरकार एक स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल एकेडमियों की स्थापना की जाएगी। इन एकेडमियों में प्रतिवर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिल सके, इसके लिए सरकार जिले से लेकर पंचायत स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है। हम राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों का निर्माण भी कर रहे हैं, खेल लीगेसी प्लान भी बना रहे हैं, जिसमें हमारे 1000 खिलाड़ी प्रतिवर्ष वहां से प्रशिक्षित होकर निकलेंगे। और इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों में हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 103 पदक जीतकर खेल तालिका में हम 7वें स्थान पर आ गए, जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय खेलों की हमारे राज्य के लिए देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि की ओर भी हमारा मार्ग प्रशस्त करने में बहुत बड़ी प्रेरक और बहुत बड़ी सहायता होने वाली है। देहरादून में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सांसद खेल महोत्सव 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। ये प्रतियोगिता जहां एक ओर युवाओं की शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास का उत्सव बनेगी, वहीं दूसरी ओर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और राज्य में खेल संस्कृति को सशक्त बनाने का माध्यम भी बनेगी। इस वर्ष प्रदेश में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अब हमारे प्रदेश में न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। इस
खेल महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़े, आज अपना करियर बना सकते हैं। राज्य सरकार उनके साथ है। पहले के समय में था कि कम साधन है, संसाधन है, कौशल नहीं प्राप्त हो पाता था। अब ये सबको कौशल प्राप्त होगा। ये युवाओं के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का कौशल मिलेगा, हर प्रकार से वो स्किल होंगे, पारंगत होंगे, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते। सांसद खेल महोत्सव का आगाज हो गया है, अच्छी बात है। अगर विशुद्ध रूप से इसे खेलों के लिए समर्पित किया जाए और नई नई खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ें, जो प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। लेकिन यह खेल आयोजन राजनीतिक आयोजन बन करके रह गया है। इसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ नए युवाओं को जोड़ने का लग रहा है, और जिस तरीके से यह विशुद्ध एक राजनीतिक आयोजन लग रहा है, एक पार्टी विशेष का आयोजन लग रहा है, इससे एक अलग सा संदेश जा रहा है। जबकि इसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं होना चाहिए, खेलों को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, और जो आम खेल हैं उनको बढ़ाने के लिए जिस तरीके से सरकार को पहल करनी चाहिए, वो पहल आम खेलों के दौरान नजर नहीं आती है। वैसे भी हमारे जनपद स्तर पर खेल विभाग कोई मेहनत करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारी जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको जो अनुमन्य सहायता मिलनी चाहिए, जो उनको भोजन भत्ता मिलना चाहिए, ड्रेस मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो समय से नहीं मिलती है। अगर खेलों के लिए वास्तविक रूप से सरकार का समर्पण है, तो जो हमारे आम खिलाड़ी हैं, जो हमारे जनपदों में खेलों के मैदान हैं, उनको बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए लगातार प्रयास किए जाने चाहिए। खेल विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के 13 जनपदों में से 11 जनपदों में 28 स्टेडियम निर्मित हैं। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्टेडियम हल्द्वानी और देहरादून में बनाए गए हैं। इनके अतिरिक्त 15 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल, 32 इंडोर क्रीड़ा हॉल, 6 तरण ताल के साथ ही एक आइस स्केटिंग रिंक निर्मित है। देहरादून और हल्द्वानी में 2 आवासीय फुटबॉल बालक क्रीड़ा छात्रावास, पिथौरागढ़ में आवासीय बॉक्सिंग बालिका क्रीड़ा छात्रावास, कोटद्वार में आवासीय बॉक्सिंग बालक क्रीड़ा छात्रावास और अगस्त्य मुनि में आवासीय एथलीट बालिका क्रीड़ा छात्रावास, पौड़ी गढ़वाल में आवासीय बैडमिंटन बालक क्रीड़ा छात्रावास, हरिद्वार में आवासीय हॉकी बालिका क्रीड़ा छात्रावास, चमोली में आवासीय वॉलीबॉल बालक क्रीड़ा छात्रावास, नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल में आवासीय बालक क्रिकेट क्रीड़ा छात्रावास, उत्तरकाशी में आवासीय फुटबॉल बालिका क्रीड़ा छात्रावास, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में आवासीय एथलेटिक बालक क्रीड़ा छात्रावास, अल्मोड़ा में आवासीय बैडमिंटन बालिका क्रीड़ा छात्रावास और टनकपुर में आवासीय बॉक्सिंग बालक क्रीड़ा छात्रावास संचालित है। इतना ही नहीं, सरकार सभी वर्गों के खिलाड़ियों को हर महीने प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7। तो देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी उत्तराखंड को पहचान मिल रही है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है और इसको सरकार की पहल मान सकते हैं और सरकार की वो द्रव्य निष्ठा मान सकते हैं जिसके तहत सरकार लगातार संकल्पित है और बेहतर प्रयास करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आखिरकार इस पर विपक्ष को काफी हद तक आपत्ति भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसको देखा जाए और नेगेटिविटी को दूर किया जाए तो देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बेहतर मंच प्रदान किया जा रहा है। लेकिन आज उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ राजेश्वर पैनोली जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। संदीप चमोली कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी है। देवचंद उत्तराखंडी जी यूकेटी के प्रवक्ता स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। टीके पाल जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत चमोली जी आपसे करना चाहूंगी। संदीप चमोली जी, देखिए, देवभूमि के रूप में तो पहचान उत्तराखंड को बहुत पहले से मिल चुकी है और इसके रूप में सभी लोग इसे जानते हैं, लेकिन खेल भूमि की पहचान भी मिल रही है। सरकार की इस पहल और सरकार की इस द्रव्य निष्ठा को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो देवभूमि को देवभूमि अनंत काल से कहा जाता है। मानस खंड में भी इसका विवरण है कि इसे देवभूमि क्यों कहा जाता है। माँ गंगा का उद्गम स्थल है, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री यहाँ स्थापित हैं। हम लगभग
महाभारत का, रामायण का, सभी चीज़ों का हिस्सा रहे हैं। तो देवभूमि सही में देवभूमि है और ये आदिकाल से चला आ रहा है। देखिए, इस राज्य में खेल नीति लागू हो रही है, ये लंबे समय से हमारे द्वारा सुना जा रहा है। और प्रस्तावित जो खेल यूनिवर्सिटी की बातें जो चल रही हैं, हाँ। वो जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हुआ करते थे तो तब से चल रही हैं। संभवतः पहले जहाँ तक सही सूचना थी कि डोईवाला में कहीं एक खेल यूनिवर्सिटी बनेगी जिससे राज्य के खेलों को संचालित किया जाएगा, और इसके अलावा छोटी छोटी 25-30 अकादमियाँ और प्रत्येक राज्य में बनेंगी जिससे राज्य में खेलों का संचालन हो सके। जी। अच्छी बात है निशी जी, अगर खेल की प्रतिभाएं इस राज्य से उभरती हैं, इस राज्य का युवा जिस प्रकार हम सैन्य सेवाओं के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, उसी प्रकार अगर खेलों के लिए हम पूरे देश में जाने जाएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन उसके इत्र धरातल से आपको समझना पड़ेगा। पहले त्रिवेंद्र जी के समय पर जिस महिला कॉलेज की बात अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं लोहाघाट पे, उस समय वो वर्तमान समय में देहरादून में खुलने की बातें चल रही थी। अच्छी बात है अगर लोहाघाट में भी खुलता है, दूरस्थ क्षेत्र है पहाड़ का, वहाँ की जो हमारी बहनें हैं, हमारी मातृशक्ति, उनको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ जो ये बातें हैं ये लगभग 7 से 8 वर्ष से चल रही हैं, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि लगभग 4.5 साल तो त्रिवेंद्र जी सीएम रह गए। अब उसके बाद लंबा समय ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी काट चुके हैं, क्योंकि दूसरा टर्म बीजेपी सरकार का इस वर्तमान समय में चल रहा है। बैक टू बैक सरकार बीजेपी की आई है, तो जो वादे पिछली बार हुए थे वो वादे आज भी वादे ही हैं। और एक तरफ अगर आप बात करते हैं कि ये वही राज्य है जिस राज्य में पूरे राज्य की जब मट्टी पलीत सब जगह हुई थी, जब ये जानकारी मिली थी कि 35 लाख के केले जो है क्रिकेट बोर्ड द्वारा 35 लाख के केले खिलाड़ियों को खिला दिए गए, और लगभग करोड़ों का पानी जो है खिलाड़ियों को पिलाने का काम किया गया। लोग इसमें इस संबंध में हाईकोर्ट भी गए, कई करप्शन के आरोप भी क्रिकेट एसोसिएशन पे लगे। सरकार को समझना पड़ेगा कि पहले जो हमारे यहाँ व्यवस्था चल रही है उनमें पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब 35 लाख के केले खाने की बात आप समझ सकती है, बहुत सोचने या चिंतनीय विषय है। 50 रुपए में जो 12 केले जिस राज्य में आते हों, ये यूएस तो है नहीं, 12 केले जिस राज्य में आते हो, अगर वो 35 लाख के केले अगर एक हफ्ते में खिला दिए जाते हैं तो समझ सकते हैं किस प्रकार का भ्रष्टाचार केलों में चल रहा है। और मात्र योजनाएं जो है कथनी पे ना रह जाएं, करनी में भी लागू होने की आवश्यकता है। बिल्कुल चमर जी, और इस और सरकार को एक विषय पर ध्यान देने की जरूरत है, और राजेश्वर जी मैं चाहूंगी कि इन विषयों को भी खासतौर पर ध्यान में रखे सरकार, क्योंकि इस डिबेट में वो सुझाव भी आगे रखे जा रहे हैं जिस पर सरकार और बेहतर काम करके देवभूमि से खेल भूमि के रूप में जो एक और पहचान दिलाने जा रही है, उस पर ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। उत्तराखंडी जी आपके पास आना चाहूंगी। देवचंद जी देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि सरकार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रही है, फील्ड दे रही है, वो मंच दे रही है, सब कुछ दे रही है। क्या आखिरकार खेल भूमि के रूप में प्रदेश को वो पहचान मिल सकती है? सरकार के इन प्रयासों को लेकर क्या कुछ यूकेटी समझ रही है? देखिए निश्चित, सबसे पहले तो आज उत्तराखंड में भी छठ की पूजा हो रही है, और जो लोग छठ मना रहे हैं उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और खास तौर पर हमारे वन मंत्री सुबोध उनियाल जी जो बिहार से आए हैं, उनको भी मैं आज छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तदुपरांत मैं आपके सवाल के पास आता हूं। बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि जहां हम पहले देवभूमि थे, उसके बाद हम वीर भूमि भी हैं, क्योंकि अब इगास बवाल जो आने वाली है वो माधो सिंह जो एक बड़े हुआ करते थे, एक वीर हुआ करते थे, ऐसे तिलु रोतेली बहुत सारे वीर हमारे यहाँ पर हुआ करते थे। और इस श्रृंखला में मैं आगे बढ़ूं तो निस्संदेह हमारे यहाँ पर जो खेल है और जो खेल की जो प्रतिभाएं हमारे उत्तराखंड में है, ये बिना ट्रेनिंग के भी आज भी उपलब्ध है, पहले भी उपलब्ध थी, लेकिन उनको सही मार्ग तब भी नहीं मिला और आज भी नहीं मिल रहा है। आज अभी आप सुन रहे थे और मैं भी सुन रहा था, हम पहले से भी जानते हैं कि आज जो घोषणाएं हैं ये सफेद हाथी की तरह हो रही है। क्या अब 3.5 साल वर्तमान में और उससे पहले 1 साल आपने किया है माननीय धामी जी, ये क्या याद आपको अब आ रही है कि हमको जो है इसमें एक खेल भूमि के आयोजन करके और इन यहाँ पर जो है नवयुवकों को और जो खिलाड़ियों को हमको प्रोत्साहन करना है? क्या इससे पहले बीजेपी की सरकार शुरू में आती नहीं थी? 2000 में जब प्रो टाइम थी, क्या 2007 में नहीं आई थी? क्या आप 2017 के बाद फिर नहीं आए थे? क्या 2022 में आपने डंका बजा कर नहीं आए थे? तो तब क्यों नहीं याद आई है? तो इस प्रकार से हमें स्पष्ट लगता है कि आपके ये जुमले मात्र हैं और ये फिर 1.5 साल के बाद सिर्फ एक सूचनाएं रह जाएंगी, एक घटनाएं रह जाएंगी और आप करेंगे कुछ नहीं। इसके बीच भी, इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि जो हमारी जो खेल विभूतियां हैं, जो हमारे पास अच्छे अच्छे लोग हैं, अपने दम पर
वो आकर के उन्होंने विश्व में खिताब किया है, तो आपने उनके लिए क्या किया है? आप आज बोले हम नौकरी देंगे, या उनको भी दे दो। रुद्रप्रयाग से हमारा एक बॉडी बिल्डर था, विजय होकर के वो जीत गया, आज आप उसका नाम भी गुमनाम में मुझे लगता है हो गया है, आपने उनके लिए क्या किया? तो कहने का मतलब निशि जी ये है कि खाली चुनाव के माहौल पे आने से पहले या कुछ ऐसे कर देना कि भैया जो जनता जो है कुछ जो पुराने इनके अपराध हैं वो भूल जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ इसके पीछे सबसे पहले उन्होंने आज घोषणा भी करी है, बहुत अच्छा लगा कि सतर्कता दिवस ये सप्ताह इसको मनाएंगे। तो इसमें भी मुझे उसमें ये हो रहा है कि क्या इन 3.5-4 साल या पीछे के 1.5 साल जो पूरे 5 साल इन्हें बीत गए उसमें सो रहे थे, अब क्यों याद आ रही है सतर्कता? लेकिन मैं उनको देर आए दुरुस्त आए, ये जो उन्होंने एक नया सिगुपा तो दे दिया, स्वागत योग्य तो है, बशर्ते ये धरातल पर सही काम करे। और दूसरी बात, इसके पीछे जो उनके मन का जो भ्रष्टाचार है वो न उपजे। क्यों? सबसे पहले तो इस उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करना होगा, नहीं तो खिलाड़ियों के चयन में तक लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा है। सही खिलाड़ी, सही जो प्रतियोगी हमारे पास शक्ति है उसको आगे आने नहीं दिया जाता है, उसमें भी भाईबंदी का भ्रष्टाचार है। तो ये चीज है हमारे को मूलभूत जिस अवधारणा से वास्तव में उत्तराखंड बना था उसकी आप लोग बीच बीच में सुगबा छोड़ते थे, सतर्कता दिवस, भ्रष्टाचार मुक्त और क्या नाम जीरो टॉलरेंस। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी वर्तमान बीजेपी सरकार इन सब से उनका जीरो एक्शन है और वो जो बात बोलती है वो कभी करती नहीं है। तो यानी कि देवचंद जी आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये चुनावी एजेंडा है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस की नीति पर कहीं ना कहीं आप इस एंगल को लेकर जा रहे हैं, जो कि इसके पीछे हो सकता है। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आपने यहाँ पर उठाया और जिस तरीके से चमोली जी ने भी यहाँ पर इस प्रश्न को उठाया था। आपको बताऊंगा, बिल्कुल मुझे इसलिए लग रहा है कि इतना समय बीत गया है, अब मात्र 1 साल रह गया, अब आपको कहीं भी ये प्रतिभा, ये खेल, और उसमें भी ये तो पहले भी खेलो इंडिया चल रहा था, खेलो हमारा यहाँ पर कई वो कर रहे थे, अब बीच में सांसद घुसाड़ करके आपने क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं? तो इसको कौन नहीं जानता है कि आप जो है लोगों को जो है झूल झोंक रहे हैं लोगों की आंखों में, या अपना आप जो है प्रचार कर रहे हैं। टीके पाल जी, क्या आप भी देवचंद उत्तराखंडी जी के पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हैं? क्या कहना है आपका? देखिए, जब खेलों की बात आती है ना देश में, तो देश उस दोराहे पर खड़ा है जहां पे हमें एक गोल्ड मेडल जीतना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ओलंपिक में। और उस ओलंपिक में हम सिर्फ ये बगलियां झांकते रहते हैं कि एक कांस्य पदक आ जाए, गलती से एक रजत पदक आ जाए, एक गोल्ड मेडल आ जाए। ये अगर कुछ देखने को मिल रहा है तो पिछले 2014 के बाद से कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि हम एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए भी बड़ी मुश्किल हमें हो रही है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की और इस राज्य की खेल नीति कैसी हो सकती है। निसंदेह मैं बड़े निडरता के साथ में कहना चाहता हूँ कि पिछले, अगर मैं 1999 की सरकार से प्रारंभ करें थोड़ा सा, और 2004 से लेकर के और 2014 तक खेल नीतियों पे जो काम हुआ कांग्रेस की सरकार में, वो निसंदेह बहुत व्यापक काम हुआ। उसमें आपने देखा कि हर खेल में हमारी टीम जाया करती थी, लेंडर पेस से लेकर के, सानिया मिर्जा से लेकर, निशानेबाजों से लेकर के, और जो भाजपा सरकार में मंत्री तक बने हैं, राजवर्धन जी, वो स्वयं कांग्रेस के समय में ही मेडल जीत करके, गोल्ड मेडल जीत कर लेकर के आए। और भी बहुत खिलाड़ी ऐसे रहे। लेकिन जब से 2014 आया, खेल में और खेल ही हो रहा है खेलों को लेकर के। देखिए, उत्तराखंड की बात अगर हम करें, यहाँ का 80% खिलाड़ी जो टैलेंटेड है, जो इंडिविजुअल खेल खेलता है, बैडमिंटन से लेके, स्क्वैश से लेके, टेबल टेनिस से लेकर के और लॉन टेनिस से लेकर के तमाम स्क्वैश और शूटिंग तक, वो हमारे नहीं है। वो दिल्ली है, मद्रास है, मुंबई है, बेंगलुरु है और आपका हैदराबाद है, पुणे में है। हम कौन से टैलेंट के लिए ये खेल नीति की बात कर रहे हैं? केवल और केवल ये सिगुफा है जो कभी ये खेलो इंडिया के नाम पे लाते। खेलो इंडिया के नाम पे इन्होंने 4000 खिलाड़ियों को घर के अंदर बैठाने का काम किया खेलो इंडिया की वजह से। जो कांग्रेस ने 2014 में खेल नीति के माध्यम से हजारों खिलाड़ियों को स्टैब्लिश कर दिया था, 2020 ओलंपिक के लिए एक कमर मतलब मजबूत कर ली थी, वो उन्होंने 2014 में आते जैसे सरकार में आए, उस नीति को हैज बीन क्लोज करके बंद कर दिया। यानी कि टीके पाल जी, आपका ये कहने का मतलब है कि एक ऐसा नाम दे दिया जाता है लेकिन मुद्दे, बात और वही चीजें रह जाती हैं। 30 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हाँ। देखिए, इसमें क्या है कि उत्तराखंड में अगर यहाँ वाकई इनकी नीयत साफ है और ये कुछ खेलों के लिए करना चाहते हैं,
तो उसके लिए खाली खेलों का उद्घाटन या जितने भी ग्राउंड है उनका उद्घाटन करने से काम नहीं चलेगा। खिलाड़ी के लिए कोच है, फिजियो है, डाइटिशियन है, उसकी प्लानिंग है, खेलों के लिए तमाम तरह के अब दूसरे राज्यों से विदेशों से कोच लाने पड़ेंगे तमाम चीजों पे, उस पर ये काम नहीं करते। बस सिगुफा कभी सांसदों के माध्यम से, कभी खेलो इंडिया के माध्यम से। आज सांसद के माध्यम से क्या जरूरत पड़ी इनको खेलों को आगे बढ़ाने की? जब खेलो इंडिया आपके पास में है तो उसके क्या रिजल्ट है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, वो भी तो इनको बताना चाहिए ठीक ना। है। हाँ, तो क्रेडिबिलिटी पर एक अपने आप में बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां पर क्रेडिबिलिटी की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, कोचेस की बात आती है, डाइटिशियन की बात आ रही है, तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर इन विषयों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टेडियम बिल्ड करने से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के, उसके बाद अगर हम लोग इन चीजों पर भी फोकस करें तो ये बेहतर रिजल्ट लेकर सामने आएगा। क्योंकि प्रतिभागियों के लिए ये भी बेसिक नीड में से एक चीज है कि आखिरकार उनका किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, उनकी पर्सनालिटी को किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, उन पर कितना काम किया जा रहा है और सरकार उनको लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो भी बेहद जरूरी है और उसका उद्घाटन करना, उसका लोकार्पण करना, इन सब चीजों को भी यहाँ पर जरूरी माना जाएगा। लेकिन उससे पहले सरकार को इस ओर ध्यान भी देने की जरूरत है। जिस तरीके से टीके बाजू और हमारे तमाम पैनलिस्ट भी इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव पहुंचाए जाए, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस मूवमेंट को और आगे बढ़ा सकती है। हालांकि खेलो मूवमेंट ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, लेकिन उसी बीच जो सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है और उसके तहत अब ये उस दिवस तक पहुंचेगा जब राज्य गठन हुआ, और आखिरकार इसके तहत आखिरकार सरकार का जो उद्देश्य है उसको किससे कनेक्ट किया जा रहा है, ये भी अपने आप में बहुत जरूरी चीज हो जाती है। और पंचोली जी आपके पास आना चाहूंगी, फिर उसके बाद मैं राजेश्वर जी का रुख करूंगी। पंचोली जी, यहाँ मैं जानना चाहूंगी, सरकार जो अथक प्रयास कर रही है खेल भूमि बनाने की और एक पहचान दिलाने की देश दुनिया में, जो कि आखिरकार 38वें जब राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर आयोजन किया गया था तो उसके बाद यहाँ पर काफी हद तक चीजें सुधरी हैं और कहा जा रहा था कि छोटे से प्रदेश में अगर इस तरह का बड़ा राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है तो वो सरकार की तारीफ है और सरकार के वो प्रयास है जिसके तहत इतना बड़ा आयोजन भी हो पाया, सफल आयोजन। बिल्कुल, हाँ, सराहना की जाएगी कि जो भी आयोजन हो रहे हैं खेल को लेकर के, अगर कुछ हुआ है तो उसकी सराहना करनी कोई गलत बात नहीं है। और वो कुछ हमारे उत्तराखंड के नौजवान जिन्होंने कभी सिल्वर गोल्ड मेडलिस्ट सब चीज़ों को सुना भी नहीं था, और ऐसे ऐसे नौजवान दूर दराज के गांव के युवा और किशोर यहाँ आए और उन अलग अलग पदक उन्होंने जीते हैं। तो वो तो तभी हुआ जब यहाँ पर हुआ है। मैंने देखा अच्छे ढंग से कि जो यहाँ अगर ये खेल जो 38वां खेल यहाँ पर हुआ था, अगर ये देश के किसी अदर जगह होता, राजस्थान में होता, गुजरात में होता या कहीं और दूसरे स्टेट में होता, तो शायद हमारे ये बच्चे वहाँ पहुँच सकते कि नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल। अब इस बात पे आना है कि ये बच्चे वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं देश के अलग अलग कोनों पे। हम जब खेल नीति की बात करते हैं तो हमारी खेल नीति में दरार कहाँ पर है, छेद कहाँ पर है कि हम क्यों न अपनी खेल नीति से अच्छे अच्छे खेल में हम आगे बढ़े। पहाड़ का, उत्तराखंड का जो सिनेरियो है, जो यहाँ की जो प्राकृतिक भौगोलिक जो परिस्थिति है, उसके अनुरूप हमारी खेल नीति में ये व्यवस्था नहीं बनाई गई कि हम यहाँ किस तरह के खेल को प्रमोट करें। यहाँ आप क्रिकेट को प्रमोट करेंगे, मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट में यहाँ के बच्चे निकलेंगे जरूर, लेकिन सुविधा नहीं मिल पाएगी ना। उतना बड़ा फील्ड तो पहाड़ में हो ही नहीं सकता, हरिद्वार और देहरादून को छोड़ करके, और हरिद्वार और देहरादून में तो कब्जे हो गए हैं, तो फील्ड कहाँ बनेगा। यहाँ तक कि देहरादून के परेड ग्राउंड को आप देखिए, खेलने के लिए जगह नहीं रह गई वहाँ पे। वहाँ सिर्फ वो शाम सुबह तैयारी करने आते हैं बच्चे। किसी जमाने वहाँ कितना बड़ा फील्ड था, सारे पेड़ काट दिए गए हैं, पूरी इनकी नई पॉलिसी बन रही है। जब खेल नीति की बात करें तो सबसे पहले तो जगह चाहिए ना, फील्ड तो चाहिए, है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में किस तरह के खेल को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। यहाँ आप देखिए कि यहाँ साहसिक खेल, उत्तराखंड में अगर साहसिक खेलों को प्रोत्साहन किया जाए तो साहसिक खेलों को मतलब है कि आधा से ज़्यादा प्रैक्टिस हमारी वैसे हो जाती है। माना हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो वो तो हम शाम सुबह करते हैं, सामान्य तौर पे करते हमारे हैं, लिए खुद प्लस पॉइंट है। तो उसमें हमारे बच्चे, हमारे जो किशोर है और युवा है जो खेल में आना चाहते हैं, जो 12 साल के बाद के जो सीधा खेल वाले फील्ड में आ जाते हैं, तो वो और भी कई सारी चीज़ें हैं। साहसिक खेल के अंदर जितने भी खेल आते हैं उसके लिए पॉलिसी में, हमारी जो खेल की पॉलिसी है उसमें विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम क्रिकेट को ही प्रमोट करें तो क्या हमने, उत्तराखंड सरकार ने
या ने कभी प्रत्येक ब्लॉक में एक ऐसा फील्ड तैयार किया है जहाँ सारे ब्लॉक के बच्चे आ जाए और तैयारी करें वहाँ पे अलग अलग तरीके से? नहीं किया ना। अगर किया भी होगा तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इससे भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि कई कई योजना इनकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, बिल्कुल आंख में पट्टी बांध रखी है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि खेल के लिए जितने भी आप काम कर रहे हैं उसका अगर कुछ प्रतिशत यहाँ के नौजवानों ने, युवाओं ने, किशोरों ने अगर कुछ हासिल किया है तो वो तुम्हारी मेहनत उतनी नहीं जितना तुम एहसान दिखा रहे हैं। एहसान दिखाने का मतलब तब है कि जब आप जिस तरह के खेल को आप प्रोत्साहन कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए साहसिक खेलों के अलावा यहाँ पर जैसे बैडमिंटन है, बहुत बड़ा फील्ड नहीं चाहिए उसके लिए, और बहुत बड़ा ऐसा रिंक हॉल भी नहीं चाहिए उसके लिए। आपको पता होना चाहिए अंग्रेजों के ज़माने से एक रिंक हॉल था जो मसूरी में था, उसमें आग लग गई अभी। हाँ। तब भी वो यहाँ पर बड़ी प्रैक्टिस और इंटरनेशनल खेल हुआ करते थे बैडमिंटन और तमाम चीज़ों को लेकर, जिससे रिलेटेड खेल, क्योंकि मैं खेल का जानकार उतना नहीं हूँ, पर मैं इतना समझ सकता हूँ कि अगर साहसिक खेलों को यहाँ बढ़ावा दिया जाए। अब आप बोलेंगे साहसिक खेलों को ये बढ़ावा दे रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज हमारी वो बहन मर गई है, उसने एवरेस्ट भी, किलिमंजारो भी और तमाम चोटियाँ उसने फतह की है। और एक बार उसके बाद वो एवरेस्ट दोबारा चढ़ रही थी तो उसके नीचे बर्फ़ के नीचे आगे मर गई, उत्तरकाशी की थी। उसके लिए जब हमने स्पॉन्सर की बात की, हमने कहा हमारे यहाँ तो ONGC का हेड ऑफिस है। ONGC हमेशा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करती है देश के अंदर, लेकिन उत्तराखंड के खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन नहीं देती है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, युवा चीफ मिनिस्टर हैं, कबड्डी खेलते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जब तुम्हारे राज्य में ONGC हेड ऑफिस है तो वो आपने कभी उसके MD को बुला करके बोलिए कि भाई तुम इस राज्य में हमारा ऑफिस है, इसी राज्य से श्री गणेश हुआ ONGC का। बिल्कुल प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर आपने प्रोत्साहन देना बात करी कि साहसिक खेलों को यहाँ पर प्रोत्साहित करने की सरकार को जरूरत है बाकी खेलों के साथ साथ, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंडी नौजवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है और वो अपनी प्रतिभा यहाँ पर आकर और भी ज्यादा निखार सकते हैं और उनके लिए प्लस पॉइंट तो प्रदेश के लिए होगा, देश के लिए भी होगा, क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी इसे खेला जाएगा तो भी इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चुका है, लेकिन पैनुली जी से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा है और पैनुली जी से जवाब लेंगे, सुनेंगे और सरकार की आगे 5 साल क्या कुछ विजन योजनाएं रहने वाली है खिलाड़ियों को लेकर, सरकार क्या सोच रही है उस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और क्वेश्चन आवर में आज हम विशेष मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की पहचान अब खेल भूमि के रूप में कराने की, जिसे कहेंगे मंशा और धारणा और जिसे कहेंगे एक संकल्प सरकार ने ले लिया है और इसी के तहत अब तमाम कार्य भी किए जा रहे हैं, विजन तैयार किया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही हैं और उसी एक कड़ी में अगर देख लिया जाए तो सांसद खेल महोत्सव इस वक्त प्रदेश में चल रहा है। राजेश्वर जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी, बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश्वर जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर कुछ सुझाव आप लोगों को मिल चुके हैं हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए, और साथ ही साथ सरकार आखिरकार किस विजन की बात कर रही है, क्या क्लैरिफिकेशन देंगे? सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद, पैनलिस्टों का भी धन्यवाद करता हूँ जो उनके पॉजिटिव सजेशन सरकार कंसीडर कर रही है और आगे भी करेगी। इसमें निश्चित रहें, बेफिक्र रहें, चाहे हमारे पत्रकार महोदय हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे हमारे कांग्रेस के चमोली जी हो, सबकी जो पॉजिटिव बातें हैं उनके लिए सरकार तैयार है। हमें पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि सांसद खेल महोत्सव, कई लोगों का है कि खेल महोत्सव क्यों किया जा रहा है, जैसे अभी उत्तराखंड जी ने शायद बोला, इस सांसद खेल महोत्सव एक अलग से एक पार्ट बनाया गया। एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव लिया कि हर सांसद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी। देखिए बाकी जगह तो माना जाता है कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार का मतलब मान लिया जाता है कि जो गवर्नमेंट रन है, जो मिनिस्टर है, जो चीफ मिनिस्टर है, जो केंद्र मिनिस्टर, सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उस ब्यूरोक्रेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं से सांसदों को भी जोड़ा गया कि आप सांसद अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के उन डेवलपमेंट के कार्य में पार्टिसिपेट करें और अपने अपने लोगों को, एक राजनीतिक आदमी का ये भी कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट देखें। और जैसा भी माननीय मुख्यमंत्री ने बोला और सबको समझ आता है कि खेल
अपने आप में आपको बहुत सी चीजों का शिक्षा देता है। चाहे उस शिक्षा की हम बात करें, आपको डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करता है, आपको एकाग्रता बनाने की कोशिश करता है, आपको आगे डेवलपमेंट करने की बात है। और एक आप अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप मेडल भी जीते। और जैसा कि इस बार जो उत्तराखंड में जैसे खेल हुआ, 103 मेडल जीते, 7वें स्थान पे रहे, तो अपने आप में कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। अब विपक्षी पार्टी उसको नकारना चाहे तो नकारती रहे, लेकिन आप प्रैक्टिकली और देखिएगा तो सब चीजें। और दूसरी बात जो आ रही है, जो लगातार हमारे पक्ष वाले कह रहे हैं कि इस ढंग के खेल के आयोजन होने चाहिए या उस ढंग के। देखिए, सारे खेलों के आयोजन के बाद इसमें अगर आप सांसद के उसमें देखेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या, उसका हर ढंग के ऑब्जेक्टिव है। चाहे वो छोटे खेल की बात करें, चाहे बड़े खेल की बात करें, चाहे पारंपरिक खेल की बात करें, चाहे क्रिकेट की बात करें, चाहे दूसरे तरीके की बात करें। क्रिकेट के लिए तो क्या है कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड खेल है, जिसके लिए फंड की व्यवस्था करने की मुझे नहीं लगता कि अब आदमी को जरूरत, किसी आदमी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसमें जो बोर्ड्स हैं, उनके पास खुद के पास इतने अब फंड्स होने लग गए हैं कि वो अपने आप ही सब चीजें ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। दूसरे खेलों की बात, एक मैं बात आपको जो जोड़ना चाहता हूँ कि मैं मान के चलता हूँ और मैं बार बार बोलता रहा हूँ, इंडिविजुअल लेवल में बोलता रहा हूँ कि जो पहाड़ के बच्चे हैं वो नेचुरली इतना टैलेंटेड हैं कि उन्हें जरा सा भी फोकस मिलता है, जरा सा भी उनको सपोर्ट मिलता है, उनके ऊपर जरा सा भी फोकस लाया जाता है तो इमीडिएटली वो कहीं ना कहीं अचीवमेंट के उसमें आ जाते हैं, क्योंकि वो शारीरिक रूप से भी मजबूत है, मानसिक रूप से भी मजबूत है, और इंटेलेक्चुअल जो उनका लॉजिकल सेंस होता है बहुत डेवलप्ड है। उनको एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, और ये सरकार लगातार, हमारी सरकार है, लगातार कोशिश में है कि उनको अब एटमॉस्फेयर देने की बात करी जाए, उनको एटमॉस्फेयर दिया जाए और उनको एटमॉस्फेयर दे करके उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और खेल भी एक तरीके का, जैसे अब देवभूमि की बात करते हैं, उस ढंग से हमारी पहचान, एक छोटे से प्रदेश की पहचान खेल के मैदान में भी आए। तो आप वर्ल्ड में भी देखते हो कई छोटे छोटे देश है जिनके अगर पदक जीतने की बात करें तो उनके बहुत सारे पदक होते हैं। कुछ लोगों का है कि भाई हमारे हिंदुस्तान के पदक जीतने की क्षमता कम रही है, हम भी मानते हैं कि पदक जीतने की क्षमता रही है। उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, पुराने रीजन भी हो सकते हैं, नए रीजन हो सकते हैं, लेकिन अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बात बड़ी तय है कि हम तैयारी कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। जैसे जापान तैयारी करता है, बचपन से तैयारी करता है कि आइडेंटिफाई करे टैलेंट किसमें किस टाइप का टैलेंट है, उस टैलेंट को आगे बढ़ाए और उसको अल्टीमेट अचीव करा करके लाए। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन राजेश्वर जी, यहाँ पर ये बात भी सामने आ रही है कि सरकार जो महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आती हैं, चाहे अब खिलाड़ियों के लिए इस तरीके की पहल की जा रही है, योजनाएं की जा रही हैं और उनको प्रतिभा के रूप में एक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, तो ये सब बेहतर कार्य जरूर है, लेकिन ये सीधे सीधे जाते जाते ठंडे बस्ते में आखिरकार क्यों पहुंच जाते हैं? जो स्टेडियम बनाए जा रहे हैं वो सफेद हाथी बन जाते हैं, इस तरीके के पैनलिस्ट का भी कहना है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है बार बार कि इस तरीके की योजनाएं सरकार लाती है सिर्फ चुनावी एजेंडा, भ्रष्टाचार का एक खेल उजागर करने के लिए। क्या वाकई में तस्वीरें यही हैं सरकार के विजन को देकर? ऐसा नहीं है। लोग, मुझे लगता है कि कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी हमें देखनी चाहिए कि प्रैक्टिकली आप कैसे चीजों को हैंडल करते हैं। आप प्रैक्टिकल हर्डल भी समझिए। आप टारगेट कर लेते हैं कुछ चीजों को कि आपको 3 साल में बन जाना चाहिए, लेकिन जब उसके प्रैक्टिकल हर्डल्स आते हैं, चाहे इन्वायरमेंट क्लियरेंस हो, चाहे लोकल क्लियरेंस हो, चाहे लोकल जमीन का रिक्वायरमेंट हो, चाहे उसके फंड को लाइन अप करना हो, वो कहीं ना कहीं जाकर के उतना जितना आप सोचते हैं उस ढंग से नहीं, क्योंकि ये हम ह्यूमन बीइंग है और हम एक टारगेट एज ए ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। हम कोई मशीन नहीं है कि आपको एक कार बनाना है जिसकी सारी मशीन अपरेटस तैयार है, आपको बस उसके पार्ट जोड़ने हैं। हमारे पास सब चीजें, हमें सारी चीजें बनाने के लिए हमें पता है कि यहाँ तक पहुँचना है, और यहाँ तक पहुँचने का हमने एक रास्ता डिफाइन करा। हर रास्ते में कोई ना कोई हर्डल, जो प्रैक्टिकल हर्डल्स आती है और जिसमें नॉर्मली ऐसी चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है या कंट्रोल करने के लिए टाइम की जरूरत होती है। ऐसा कोई न मान के चले कि सरकार में और या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई चीजें अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट नहीं होगी, और अल्टीमेट इम्प्लीमेंट होगी। थोड़ा सा समय जरूरी हो सकता है लग जाए, और थोड़ा सा देर हो सकता है। एक अभी एग्जाम्पल कोई दे रहा था, क्रिकेट बोर्ड का एग्जाम्पल दे रहे थे। देखिए, क्रिकेट बोर्ड किसी सरकार के अंदर, आप सरकार को उसके साथ न जोड़िए, और एक वो ऑलरेडी मैटर अगर सब्जुडिस है तो उसको सब्जुडिस ही रहने दीजिए। लेट दी थिंग्स। आप एक अच्छे कदम को अच्छा मानिए और अच्छे कदम के साथ खड़े होने की कोशिश कीजिए, और युवाओं को जोड़िए हमारे साथ, और जहाँ हर्डल्स है हमें पॉइंट आउट कीजिए। हम उस पॉइंट आउट को, उसका हम पूरा संज्ञान भी लेंगे और उसको कट डाउन भी करेंगे। ठीक है राजेश्वर जी, सरकार के
पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है, लेकिन विपक्ष के भी बहुत सारे सवाल है। ठीक है पाल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, राजेश्वर जी, मैं आपके माध्यम से आपकी सरकार से जानना चाह रहा हूँ। आपने भी जापान की बात कही, आपने मुख्यमंत्री जी ने भी अमेरिका की बात और कई कंट्री की बात कही थी। आप तो जानते ही हैं खेल, क्योंकि खेल भूमि आप बना ही रहे हैं उत्तराखंड को। तो क्या उत्तराखंड के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच, फिजियो और डाइटिशियन और तमाम चीज़ें क्या मिलेगी ग्राउंड में? जो उनके रैकेट्स होते हैं, जो उनकी बॉल होती हैं, जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या शूज होते हैं, या कपड़े होते हैं जो हर रोज पसीने में भीग जाते हैं, 1 घंटा खेलने के बाद में फिर दोबारा से बदलना पड़ता है, क्योंकि तो ये ऐसी बहुत क्या एक्सपेंसिव चीजें होती हैं। ऐसी क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आप सुविधा व्यवस्था हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों को देने जा रहे हैं? थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करने का करिएगा। 100% जी। आप जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे आप फिजियो की बात कर ले, चाहे टेक्निकल सपोर्ट की बात कर ले, चाहे फंड के सपोर्ट की बात कर ले, चाहे आप मेडिकल सपोर्ट की बात कर ले, चाहे आधुनिक ट्रेनिंग की बात कर ले, चाहे आइडेंटिफिकेशन की बात कर ले, चाहे किसी ढंग की कोचिंग की बात कर ले, चाहे उन्हें बाहर लेकर के जाने में ट्रेनिंग कराने की बात करें, वो सारी चीजें इंक्लूड हैं। लेकिन आप सारी चीजें इंक्लूड होंगी, बिल्कुल होंगी। उसके बिना कैसे होगा? आप ठीक है, इस पॉइंट को नोट करते हैं हम, क्योंकि ये सारी चीजें अगर इंक्लूड होंगी तो आखिरकार फिर दिक्कत ही कहाँ पर आ जा रही है? चमोली जी। निशी जी, हमारे प्रवक्ता साथी पैनोली जी तो वो बात कर रहे हैं कि जहाँ गड्ढा दिखे वहाँ आंखें बंद करके चलिए, क्योंकि पेशे से सीए हैं। मुझे लगता नहीं कि ये इनकी बातों में हम उलझ जाएंगे। मैं इनसे कहता हूँ, ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में प्रसव पीड़ा के कारण कई क्षेत्रों में महिलाओं की मृत्यु हो रही है। ये वही प्रदेश है जिसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन न मिलने से, खिलाड़ियों को उचित सहायता न मिलने से खिलाड़ी भारी देशों में, भारी राज्यों में जा रहे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण हमारे सामने डीके पाल भाई बैठे हैं, इनका बेटा विदेश से खेल रहा है। ये वही राज्य है जिस राज्य में वर्तमान समय में आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, ये वही राज्य है वर्तमान समय में क्रिकेट में यहाँ का व्यक्ति कम और बाहर का व्यक्ति ज़्यादा खेल रहा है, क्योंकि प्रतिभाएं हमारे यहाँ काफ़ी हैं, लेकिन जो आपकी नीति है वो किसी भी संबंध में स्पष्ट नहीं है। और नीति मात्र जो है, जो 25 जो बड़े बड़े स्टेडियम डेवलप करने की ये बात करते हैं, ये वो योजनाएं हैं जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा से परिपोषित होने वाले ठेकेदारों को, भाजपा से जुड़े हुए लोगों को धन संचय करने के लिए, संगठन चलाने के लिए इस राज्य में एक बड़ा स्टेडियम तो निशी जी लगभग 7-8 साल से ये सत्ता में, 9 साल होने वाले हैं, लेकिन इस प्रत्येक कोने में चमचमाता हुआ बीजेपी का दफ्तर जरूर बना। ये बात माननी पड़ेगी, चमचमा दफ्तर बना। आप कांग्रेस में एक और चीज लीजिए, जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक सफल आयोजन है छोटे से प्रदेश में जहां पर इस तरीके के बड़े खेल आयोजन आज तक नहीं हुए। अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने भूखे पेट लड़कर के 100 सैनिकों से लड़ाई करने का काम किया है। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति नारसन का, हरिद्वार का हो, वो राज्य भक्ति का एक भाव मन में लेके चलता है। लेकिन इन लोगों को अपनी पीठ थपथपाने की आवश्यकता नहीं है। इस राज्य के खिलाड़ियों को सही तो क्या संदीप जी, खिलाड़ियों के तहत बीजेपी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है? एक मजबूत उदाहरण आपको देता हूँ। इस राज्य में पहले पुलिस विभाग में स्पोर्ट्स कोटे भर्तियां होती थी। आखिरी भर्ती 2007 में हुई है। उसके बाद स्पोर्ट्स कोटे से भर्तियां हुई हैं। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि पुलिस में जो स्पोर्ट्स कोटे से जो लोग भर्ती हुए हैं, उनकी प्रमोशन की कोई नीति इनके पास नहीं है। कोई नीति इनके पास नहीं है। आज भी वहां के लोग प्रमोशन के लिए भटक रहे हैं। निशी जी, कोई भी स्पष्ट नीति स्पोर्ट्स को लेकर वर्तमान समय में राज्य में नहीं है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदार भाजपा के लोग हैं, भाजपा के साथी हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन देवचंद उत्तराखंडी जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इतना सजेशन अभी जो हमारे पॉल सर ने दिया और जो अभी कपरवान जी ने दिया, और कुछ बात जो है हमारे प्रेम जी ने भी बताई है, अगर आप सारा निष्कर्ष निकालें तो ये कैसे हवा हुई है मैं अभी बताता हूँ। इन लोगों के पास में जो टैलेंट है वो कैसे ढूंढना है उसकी कोई नीति नहीं है। 2000 से लगा लो, दोनों सरकारें आई है, मैं कांग्रेस को भी इस पे दो, इन्होंने क्या नीति बनाई है कि इसमें जो है विद्यार्थियों का रुख जो है खेल के प्रति भी जाए, पढ़ाई के प्रति जाए। अभी जैसे पैनल जी बोल रहे थे कि हमने शुरू से ही उनके पास ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सब झूठ है। अगर मैं बताऊं तो जो टीन ईयर्स होती है, जो 13 साल से बच्चा खेल की तरफ जाता है, उस टाइम वो पढ़ाई में 8 और 9 में होता है। अगर वो खेलता ही रहेगा, अगर वो 12 महीना खेलों
में चलता रहेगा, पहले जो है स्कूल लेवल पर, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर इस लेवल पर, तो उसको पढ़ाई का समय नहीं मिलता है। क्या मैं जानना चाहूंगा आपकी कोई शिक्षा नीति में स्पोर्ट्स नीति को जोड़कर आपको ऐसे बताया है कि अगर ये विद्यार्थी पूरे साल ऐसा रहता है तो उसको इतना नंबर दिया जाएगा, या उसको इस हिसाब से उसको जो है 12वीं पास करा दिया जाएगा, या शिक्षा भी उसको दे दी जाएगी? ऐसा कुछ है आपका? नहीं है। तो वो विद्यार्थी कुंठित हो जाता है कि मैं तो फेल हो रहा हूं 10 में 10 बार। मैं ऐसे मेरे पास हजारों उदाहरण है। जो बॉक्सिंग में, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग में जा रहे थे विद्यार्थी, मैं आर्मी स्कूल बीरपुर में मैं वहां पर रहा हूं प्रशासन में, और मुझे पता है क्या आपकी सरकार की नीति और क्या नीति है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इस युवाओं को देखते हैं या टैलेंट को पकड़कर फिर अपना नाम लेना चाहते हैं, तो वो गलत है। अभी आपने राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं, बहुत अच्छा है, यहाँ पर हुआ, हम धन्यवाद भी देते हैं, आपने कुछ कोशिश करी, लेकिन उसमें जो वो प्राइज लेने वाले लोग थे वो तो मूल निवासी थे नहीं। ऐसी क्या विडंबना थी कि जो उत्तराखंड में कोई बसा हुआ, कोई मूल निवासी उसमें नहीं आया। तो ये आपकी बहुत सारी गलत नीतियां हैं, और ये भ्रष्टाचार, क्योंकि जो भ्रष्टाचार आज की देश में परम सीमा पर उत्तराखंड में चल रहा है, ये उसके शिकार हो रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से हमारा राज्य में जो महिला उत्पीड़न में, महिला अपराधों में नंबर 1 पे है, बहुत सी हमारा राज्य जो है भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 पे जा रहा है, जिसमें जो है 4 चांद हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री पर लग जाएंगे कि वो हर चीज में पहला स्थान चाह रहे हैं। अभी जो परिणाम आते हैं, परिणाम पर कभी सोचा कि यार जो स्कूल लेवल पर जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को हम क्या प्रोत्साहन दें? हाँ। हमारे पास बहुत आदि आबादी के खेल चल रहा था, जिसमें महिलाओं के 1 से 1 हुनर हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे अध्यापिकाएं हैं जिन्होंने नेशनल में, इंटरनेशनल में कोच रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से उनको क्या रिवॉर्ड है, क्या अवार्ड है? क्या आपने कहीं पर उनको उनका भविष्य सिक्योर के लिए कोई ऐसी चीज नहीं, है? जापान से ला तो रहे हैं, जापान से कोच आ रहे हैं, जापान से फिजियो आ रहे हैं ना, जापान से आप चिंता क्यों कर रहे हैं? श्योर तो कर देते हैं, लेकिन आप अपनी सरकार को जा करके यहाँ पर जो चर्चा होती है, उस चर्चा के उस चर्चा में आए हुए पॉइंट पर कभी विचार नहीं करते। ये मेरा मानना है। निश्चित जी, ठीक है, राजेश्वर जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन पंचोली जी एक जवाब लेना चाहूंगी आपसे कि आखिरकार सरकार जो अगले 5 साल के लिए विजन तैयार करके बैठी है कि खेल भूमि के रूप में पहचान उत्तराखंड को दिलाई जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब लगातार काम किया जा रहा है, 2 स्टेडियम्स तैयार हैं। आखिरकार क्या लगता है कि सरकार का विजन वाकई में जो प्रदेश के हालात है उसमें सफल होता हुआ नजर आएगा? जिस तरीके से अभी उत्तराखंडी जी ने पॉइंट रखा, टीके पॉल जी ने पॉइंट रखा है कि यहाँ पर उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए, टैलेंट को आगे लाने के लिए कोई सरकार के पास योजना नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर चमोली जी ने भी एक पॉइंट डिस्कस करा था, जिसमें उन्होंने कहा कि 2007 के बाद स्पोर्ट्स कोटे के तहत कोई भर्ती नहीं हुई है। ये सारे पॉइंट्स आखिरकार किस तरीके से रिलेट हो पा रहे हैं? वही तो सुधार लाना है। जो तीनों चारों पैनलिस्ट ने जो बात रखी है कि जो झोल है पॉलिसी में, कि जैसे चमोली जी ने कहा कि 2007 के बाद में जो है खेल के कोटे से कोई भर्ती नहीं हुई है, तो ऐसे छोटे छोटे झोल हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2018 की बात है, और हरिद्वार में कक्षा 6 या 5 में जब खेल जो हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज जो यहाँ पर रायपुर है, इसके लिए अलग अलग जगह जो है कंपटीशन होता है बच्चों का, जो कक्षा 5 में पढ़ता है, तो 6 में जब एडमिशन होगा उसका, तो स्पोर्ट्स कॉलेज उसको लेता है, तो 6 से लेकर वो खेल से जो जिस खेल में उसकी रुचि होगी उसी से उसको आगे बढ़ाते हैं जी। तो मैं हरिद्वार किसी बच्चे के साथ गया, देखा मैंने वहाँ की बाबरे 20 साल का बच्चा जो है कक्षा 5 के बच्चे के साथ दौड़ रहा है। मेरे समझ में बात नहीं, मैंने सोचा ये मैदान के बच्चे सारे हॉस्ट पोस्ट होंगे। मैंने एक को पूछ लिया, मैंने कहा यार ये बच्चा तो बड़ा लग रहा है। बोल भाई साहब आपको क्या पता है, वो तो सारी सेटिंग हो रखी है, वहाँ तो एडमिशन तो दूसरे बच्चे का होगा रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में। मैंने कहा ऐसा कैसे? फिर मैंने बगोली जी को फ़ोन किया, वो खेल सेक्रेटरी थे उस समय। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे हो गया। उन्होंने आधा घंटे के अंदर पूरा फील्ड जो है सील करवा था, और जब पता चला तो सारे वो 20 साल 22 साल के बच्चे सब भागे वहाँ से। तो जो इस तरह का जो घालमेल हो रहा है वो हमारे खेलों में, जब खेल कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि हमारी पॉलिसी में बहुत सारी चीजें खराब होगी, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि योजनाओं में पैसों की समस्या होगी, ऐसा भी नहीं है। अगर उस योजना में किसी कोच को बाहर से बुलाना होगा तो वो उस कोच को नहीं बुलाएंगे जो उसके लिए विजिबल होगा, मतलब जिसकी जरूरत होगी। ऐसे एक कोच को बुला लेंगे जिसको थोड़ा बहुत, मतलब जिसको जैसे हम बोलेंगे अंग्रेजी, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला, अच्छी हिंदी बोलने वाला होना चाहिए। तब जिसको हिंदी आ रही है सामान्य, अब उसको मात्रा, बिंदी, इस सब चीज़ का पता है नहीं, व्याकरण का पता है नहीं, उसी तरह के कोच को यहाँ बुला देंगे। 100 रुपये की जगह उसको 20 रुपये देंगे। तो जो ये झोल आ रहा है उससे क्या है कि जो हमारा टैलेंट है ना वो पिछड़ जाता है।
हाँ। ऐसा नहीं है, लेकिन जो जिस तरह से थोड़ा सरकार सा करेक्शन में करना चाह रहा हूँ जी, जी। कि बार बार पीठ थपथपा रहे हैं कि 38वें खेल 38वें खेल। आपको पता है 38वें खेल उत्तराखंड को कब मिलने थे? 2013 में। ये थोड़ा सा हमारे राज्य में एक त्रासदी आ गई केदारनाथ की, और उस कारण से थोड़ा सा ये और भी कारण थे जिसमें हमारे पास कोर्ट तैयार नहीं थे, हमारे पास व्यवस्था सुविधा थोड़ी कम थी, लेकिन उस कारण से ये जो 38वें खेल जो है 2013 में होने थे। 2013 के बाद में कितनी भाजपा सरकार कितने दिनों तक सरकारों में रही है, और वो अब आज 2025 में 2024 में जाकर के खेल, और तो ये तो उनका फेलियर है जो आप बात कर रहे हैं। और फिर 28 राज्य इसमें शामिल होते हैं, प्रतिभाग करते हैं, केवल 19 राज्यों ने प्रतिभाग किया। 19 में से आप 7वें नंबर पर आ रहे हैं और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और उसमें कितने गोल्ड मेडल है? सबसे कम गोल्ड मेडल है आपके, जो आपके नीचे है उनसे भी। तो ऐसे में पीठ थपथपाने की बजाय अगर व्यवस्था को मजबूत करने का काम करोगे और अगले नेशनल जब आपको मिले उसके लिए मजबूत कमर कसोगे, पूरी रणनीति बनाओगे, खेल नीति बनाओगे, और जो 80% खिलाड़ी इस राज्य से बाहर है, उत्तराखंड के हमारे बच्चे पहाड़ से 13 के 13 जिलों के, उनको तब तक वापस नहीं लाओगे, उनको एक विश्वास नहीं दिलाओगे, तब तक आपकी खेल नीति कामयाब होने वाली नहीं है। ठीक है। तो राजेश्वर जी, राजेश्वर जी के पास आती हूँ, एक छोटा सा जवाब चाहूंगी। राजेश्वर जी देखिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर अंदर जो स्ट्रेटेजी सरकार को बनानी चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए, उस पर काम नहीं हो रहा है। क्या जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जापान से कोचेस बुलाए जाएंगे, डाइटिशियन बुलाए जाएंगे, उस पर काम हो रहा है और इसको लेकर एक रूपरेखा तैयार हो रही है, सरकार के विजन को लेकर अभी आपने जिस तरीके से पॉइंट रखा, क्या ये वही पॉइंट अनक्लियर है? सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है या फिर सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही फोकस है? देखिए, सरकार बड़ी क्लियर है, सरकार के पास बड़ा पथ रास्ते होते हैं, बड़े क्लियर रास्ते होते हैं, बड़े क्लियर। क्योंकि पंचोली जी कह रहे हैं कैटेगरी का भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पर कौन अंडर 18 में खेल रहा है, कौन अंडर 17 में खेल रहा है। अब वो पंचोली जी का मुझे नहीं पता, कोई स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, अगर उस पर मुझे डिटेल देंगे तो हम उस पर भी पता कर लूंगा कि वो कौन सी दिक्कतें थी, क्या हुआ और किसकी बात हो रही है, क्या हुआ और कहाँ पर ऐसा गड़बड़ झाला चल रहा था। लेकिन आप बात बोलिए, देखिए दो चीज हमेशा ध्यान रखिए, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन की बात वो कर रहे हैं, प्लानिंग की बात वो नहीं कर रहे। प्लानिंग में अगर कोई झोल है तो बताए एग्जैक्टली कि ये प्लानिंग में झोल है। अभी शायद चमोली जी बोल रहे थे, चमोली जी शायद मुझे लगता है कि जो जिस ढंग से लगातार कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारों में घिरी रही, वो अपने भ्रष्टाचारों को अभी तक भूल नहीं पाया, तो वो भ्रष्टाचारों को हमारे ऊपर थोपते चलते हैं कि बीजेपी पर एक जेन्युइन पॉइंट तुमने रेज किया है कि 2007 के बाद स्पोर्ट्स कोटे में कोई भर्ती नहीं हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे राजेश्वर जी? किसका जी? स्पोर्ट्स कोटे के तहत अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है। स्पोर्ट्स कोटा के लिए देखिए, अभी 4% का स्पोर्ट्स कोटा उत्तराखंड सरकार लेकर के आ रही है, तो सारे जिलों के आप सिस्टम के हिसाब से चलिए। आप 2007 के बाद इनकी खुद की सरकार भी रही, इन्होंने क्या करा अपनी बात भी बता ले कभी तो समझ में आएगा। पर अभी तो आप है ना 9 साल होने को हैं। हमने तो अब मुझे आप अपनी बात बताइए, कांग्रेस की रहने दीजिए, उन्होंने अपने कार्यकाल में चाहे जो मर्जी प्रदेश के हालात करे हैं, लेकिन इस वक्त सरकार उन्हें सुधारने को लेकर क्या योजना आपको अब हमारे कार्यकाल की बात करिए। हम अब जो है इमीडिएटली 4% स्पोर्ट्स कोटा गवर्नमेंट जॉब में लेकर के आ रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कोटा मिलता किसको है? स्पोर्ट्स कोटा का ये मतलब नहीं कि जिसने स्पोर्ट्स खेल लिया, वो पर्टिकुलर जब तक रैंकिंग होगी उसकी तभी उसको स्पोर्ट्स कोटा में मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे किसी को भी को उसको मिल गया। नंबर 2 बात, पहले उन योजनाओं पर ही काम नहीं हुआ है, वो कैटेगरी डिफाइन हो रखा है, बिल्कुल उसके अंदर आप लोग काम नहीं कर रहे, तो स्पोर्ट्स कोटे को लेकर जो आप योजना बना रहे हैं वो इम्प्लीमेंट ही कैसे करेंगे आप? बेसिक के तो आपने पूरा क्लियर करा ही नहीं है। निशी भाटी जी, एक बात इन्होंने कही है, थोड़ा सा मौका दीजिएगा। अब दोबारा बोलिए क्वेश्चन। ठीक है बाजी। निशी भाटी जी, भाई साहब कह रहे हैं, राजेश्वर जी रैंकिंग की बात आप कर रहे हैं। सर आप बहुत अच्छा आपने सवाल कर दिया अपने आप ही। क्या उत्तराखंड में किसी भी खेल की आपके यहाँ रैंकिंग सिस्टम है? आप लैपटॉप पर या आपके उस पर कंप्यूटर पर? नहीं है। केवल मैं आपको जानकारी में डाल दूं, केवल राज्य के देश के 6 राज्य ऐसे हैं जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और आपका महाराष्ट्र और आपका किसको तमिलनाडु बोलते हैं, चेन्नई जिसमें है तमिलनाडु, और एक राज्य और है जिसमें केवल 6 राज्यों ने अपने राज्य की हर खेल रैंकिंग को अपडेट किया हुआ है। वो अपने राज्य में पहले खेलों को ऐसे लेकर के आते हैं नीचे से, और फिर ऊपर ऐसे लेकर जाते हैं। जो रैंकिंग जो अच्छा जीत के आएगा, पॉइंट बनाएगा, उसकी रैंकिंग ऊपर आएगी, वही नेशनल टीम में वो सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इनके यहाँ नेशनल टीम में क्या कोई रैंकिंग है? वो प्रदेश में कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं है। अगर है तो जरूर बता दीजिए आप
क्योंकि मैं समझना ठीक है। चाहता हूं, मैं खेल के परिवेश से हूं, खेल के परिवार से हूं, इसलिए समझना चाह रहा हूं, जिससे मैं भी 2-4 लोग मुझे पूछते रहते हैं, मैं बता दूं कि सरकार की ये नीति है, आप यहाँ खेलेंगे तो आपके पॉइंट बनेंगे तो आपकी रैंकिंग बनेगी तो आप प्रदेश में नंबर 1 खिलाड़ी भी बन सकते हो। ऐसा कुछ बताने का कष्ट करिएगा। तनुली जी, फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे, 10 सेकंड में बात रखिएगा। देखिए, बड़ा सिंपल सी जो ये रैंकिंग की बात करते हैं, रैंकिंग नेशनल लेवल की रैंकिंग भी होती है, स्टेट लेवल की रैंकिंग भी होती है, और स्टेट रैंकिंग के लिए जो बाकायदे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना दिया गया है। वो आपको भी जल्दी नहीं है, आपके मतलब। आपके नहीं है, अपनी बात यानी कि राजेश्वर जी अभी इस पर काम होगा। आप बहुत आगे के विजन को लेकर जो चल रहे हैं, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो चुका है, लेकिन रैंक का भी फोकस नहीं किया गया है। ये तो सरकार की खामियों में से एक चीज गिना दी गई है आपके द्वारा। आज इस डिबेट में क्लैरिफाई हो चुका है। ठीक है, देवचंद उत्तराखंडी जी, एक फाइनल कमेंट 10 सेकंड में बात रखिएगा। फाइनल कमेंट के तौर पर ये कह रहा था कि अभी हमारे राजेश भाई कह रहे थे कि हम जापान से ला रहे हैं, वहां से ला रहे हैं, वहां से ला रहे हैं। अरे लाने की आवश्यकता नहीं है आपके पास। हमारे उत्तराखंड में आर्मी में आपको ऐसे ऐसे लोग रिटायर होकर कैसे खेलों से आते हैं, चाहे वो आपके स्टेकिंग हो, चाहे वो आपका फुटबॉल हो, चाहे बॉक्सिंग हो, ये सब वहां से है, लेकिन आपको उनको दिखाई नहीं देता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये तो जरूर बोलते हैं मैं आर्मी पुत्र हूँ, फौजी पुत्र हूँ, लेकिन यहाँ पर उन्हीं के बच्चे मारे जाते हैं, उन्हीं को उनकी त्रासदी होती है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास टैलेंट है, घर में खजाना है, लेकिन आपको उसको यूज करने का पता नहीं है। मुझे लगता है उत्तराखंडी जी बहुत बिल्कुल घर के खजाने को खोजने की जरूरत है। ठीक है, समय कम है, माफी चाहूंगी सभी पैनलिस्ट से, चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, चर्चा बेहद खास रही है। कुछ पॉइंट ऐसे हुए हैं जो कि सरकार को बेहद इस पर विचार करने की जरूरत है, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पर सरकार अभी ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है, लेकिन अगले 5 साल का विजन जो सरकार के पास है उसमें उसे शामिल करने की बेहद जरूरत हो जाती है। लेकिन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर सरकार विचार कर रही है तो प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर सरकार को विचार करने की बेहद जरूरत है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।